नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख रुपए से अधिक राशि नकद प्राप्त करने की अनुमति दी। कर्नाटक और तमिलनाडु ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 10 मई से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। बीते एक दिन में देश में 3,18,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। तृणमूल कांग्रेस विधायक विमान बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में अब तक 49% से अधिक गेहूं की खरीद की और भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की ये वर्चुअल बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने आयोजित की है। पुर्तगाल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के साथ इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ के 27 देशों की ऐसी बैठक इससे पहले केवल एक बार हुई है। इस वर्ष मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यह बैठक हुई थी। आज की बैठक में कोविड महामारी से निपटने और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सहयोग, सतत और समावेशी विकास, भारत यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की यह बैठक यूरोपीय देशों के सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श का अभूतपूर्व अवसर है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है और इससे पिछले वर्ष जुलाई में हुए 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेजी को आगे और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कोविड से संबंधित स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि श्री मोदी ने राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कल मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से कोविड संबंधी स्थिति पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में महाराष्ट्र के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस की दूसरी लहर में महामारी से अच्छी लड़ाई कर रहा है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र को और अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने श्री मोदी को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने की योजनाओं की भी जानकारी दी। श्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के कुछ सुझाव स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के प्रावधानों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकदी लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। 69ST को रिलैक्स करते हुए हॉस्पिटल, नर्सिंग यूनिट्स, डिस्पेंसरीज और जो दूसरे कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको परमिट किया है कि वो कैश में पेमेंट 2 लाख से ऊपर की पेशेंट से एक्सेप्ट कर सकती हैं और ये रिलैक्सेशन 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में दी है। इसके लिए 3 कंडीशंस प्रिस्क्राइब करिए कि अगर पेमेंट पेशेंट करता है तो उसका अपना पैन या आधार कार्ड उस हॉस्पिटल, नर्सिंग केयर, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर को देना होगा और वो पेमेंट अगर उसका रिलेटिव करता है
तो उस रिलेटिव को उस पेशेंट का और अपना आधार कार्ड या पैन देना होगा और साथ में ये बताना होगा कि मेरा उस पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। इस समय जो शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी चल रही है, इसको देखते हुए ये बड़ा ही प्रगतिशील कदम है, जिससे आम जनता को काफी राहत महसूस होगी, क्योंकि इस समय किसी भी तरीके से कहीं से आदमी अपनी पुरानी सेविंग से जुटा के अपना खर्च निर्वाह कर रहा है। लेकिन साथ में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार ज्यादा संवेदनशीलता दिखाते हुए ये जो कंडीशन पैन और आधार की लगाई है, इसको भी हटाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बॉन्ड के बदले में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान कर अगले महीने की 30 तारीख तक व्यापार की सुविधा फिर शुरू की है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोविड महामारी के कारण निर्यात और आयात में देरी न हो और कोई रुकावट न आए। इस सुविधा का लाभ उठा रहे आयातकों और निर्यातकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बॉन्ड की बजाय दिए जाने वाले शपथ पत्र के स्थान पर समुचित बॉन्ड 15 जुलाई तक प्रस्तुत कर दिया जाए। कोविड महामारी के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में मुश्किल परिस्थितियों का हवाला देते हुए व्यापार जगत ने बोर्ड से व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। कर्नाटक में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कोविड-19 के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए गंभीर रोगियों को पहले चिकित्सा देने की विधि का विकेंद्रीकृत वार्ड और आपात कार्रवाई समिति की स्थापना के निर्देश जारी किए हैं। इस समिति में विधायक, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारी, वार्ड समिति सदस्य, आवासीय कल्याण संघ के प्रतिनिधि, प्रबुद्ध समाज के सदस्य और आपदा सहायता संगठनों के सदस्य होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु के सभी 198 नगरपालिका वार्ड में ये कमेटी कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए सरकारी विभागों की मदद करेगी। वार्ड स्तर पर कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने में इस कमेटी का योगदान होगा। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में भी इस कमेटी का अहम पात्र रहेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोगों को जागरूक रखने की और भी इसका योगदान होगा। स्थानीय अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी कमेटी के सदस्य तुरंत जानकारी दे पाएंगे। कोविड पॉजिटिव रोगियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तक पहुंचाने में भी और रोगियों को अस्पताल में भर्ती करवाने तक की प्रक्रिया में हो रही दूरी को भी इस कमेटी की मदद से कम किया जाने का प्रयत्न रहेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 10 मई से 24 मई तक 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई। इस समय 1,30,000 से अधिक कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि यदि संक्रमण के लक्षण नजर आएं तो तुरंत जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए लोगों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। राज्य में परिवहन के लिए जिलों की सीमाएं बंद रहेंगी। विमान या रेलगाड़ी से अन्य देशों और राज्यों से आने वाले लोगों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। लॉकडाउन के दौरान सब्जी, मांस, मछली और अन्य आवश्यक चीजों की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें बंद रहेंगी। होटल और रेस्तरां से पैक किया हुआ खाना ले जाने की अनुमति होगी। केरल में आज से 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इन दिनों में केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति रहेगी। सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें ही शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी। यात्रा के लिए पुलिस पास अनिवार्य है और इसके लिए ऑनलाइन सुविधा आज शाम से शुरू हो जाएगी। आपात स्थिति को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी। बैंक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिन में 1 बजे तक खुलेंगे। पुलिस को लॉकडाउन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आश्वासन दिया है कि टीकाकरण केंद्र सहित आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए निःशुल्क खाद्य किट वितरण व्यवस्था फिर शुरू की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को भी इस कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आज शाम 6:30 बजे से 31 मई की सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में मुख्य सचिव शरद चौहान ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस बीच ईटानगर राजधानी क्षेत्र में इस महीने की 10 से 17 तारीख तक सप्ताह भर का लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में कोविड के सबसे अधिक मामले ईटानगर में सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिन में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 3.70% मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोविड महामारी पर मंत्रियों के समूह की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ऑक्सीजन, निदान और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य अधिकारी शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से लगभग 16 करोड़ 65 लाख टीकों का उपयोग किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 84 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 9,88,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, जहां 7,28,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कुल 22,97,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश भर में तीसरे चरण में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष की उम्र के 14,88,000 से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। देश में कल 4 लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 37,23,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का 17% है। कल 4,187 मरीजों की मृत्यु हुई। देश में अब तक इस महामारी से 2,38,000 से अधिक रोगियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,18,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। नए मामलों की संख्या बढ़ने से संक्रमण मुक्त होने वालों की दर घटकर 81.9% पर आ गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख से अधिक राशि नकद प्राप्त करने की अनुमति दी। कर्नाटक और तमिलनाडु ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 10 मई से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में देश में 3,18,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। तृणमूल कांग्रेस विधायक विमान बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।
सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में अब तक 49% से अधिक गेहूं की खरीद की और भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। मध्य प्रदेश में कर्फ्यू और प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कल राज्य के 52 जिलों में से 18 में 100 से भी कम नए मामले दर्ज हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कल कोरोना के 11,708 नए मामलों की पुष्टि की, जबकि 4,815 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी, जो ये अध्ययन करेगी कि प्रदेश में इसकी क्या संभावना है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां एवं आवश्यकताएं की जानी चाहिए। उधर एक अहम फैसले में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 मई कर दी है। 0% ब्याज पर प्राप्त ऋण चुकाने की आखिरी तारीख को भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। छत्तीसगढ़ में कोविड के रोगियों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक अनूठा प्रयास करते हुए राज्य के बालोदाबाजार जिले में कृषि मंडी के भंडार गृह को कोविड देखभाल अस्पताल में बदल दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला प्रशासन ने सिर्फ 20 दिनों के भीतर 500 बिस्तरों वाला यह अस्पताल तैयार कर दिया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त 120 बिस्तर भी हैं। राज्य सरकार द्वारा कोविड मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए 104 निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा भी चलाई जा रही है। इस नंबर पर कॉल करने पर लोगों को अस्पतालों में खाली बिस्तर, एम्बुलेंस सेवा और होम आइसोलेशन जैसी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य सेवाभावी संस्थाओं की मदद लेने के लिए राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में नवी मुंबई नगर निगम ने मॉल में ड्राइव इन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। एक रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर निगम में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ड्राइव इन टीकाकरण शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को टीकाकरण की सुविधा आसानी से प्रदान करने हेतु NMMC ने यह पहल की है। इसके तहत नवी मुंबई के सीवुड नेरुल के ग्रैंड सेंट्रल मॉल और वाशी के इन ऑर्बिट मॉल में यह ड्राइव इन टीकाकरण इस महीने की 5 तारीख से शुरू हुआ। टीकाकरण के लिए अपने वाहनों में आने वाले लोगों को टोकन नंबर दिया जाता है। उनके आधार कार्ड नंबर की जांच की जाती है और उसके बाद उन्हें कोविड-19 रोधक टीका लगाया जाता है। टीका लगाए जाने के बाद अगले 30 मिनट तक उन्हें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की देखरेख में रखा जाता है। साथ ही वैक्सीन से किसी भी दुष्प्रभाव को महसूस करने पर उन्हें अपने गाड़ी का हॉर्न बजाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सतर्क करने के लिए कहा जाता है। इस ड्राइव इन टीकाकरण के पहले दिन दोनों मॉल्स में कुल 146 लोगों को टीके लगवाए गए, जबकि टीका लेने वालों की संख्या अगले दिन 200 पर पहुंच गई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए फैमिली डॉक्टरों का एक कार्यबल गठित किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सांसद विनायक राउत ने रत्नागिरी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ये परियोजना लागू की जाएगी। फैमिली डॉक्टरों की राज्य टास्क फोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु फैमिली डॉक्टरों के साथ सीधे समन्वय करेगी। ये फोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फैले फैमिली डॉक्टरों तक पहुंचेगी। सांसद विनायक राउत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, इसलिए ऐसे डॉक्टरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। उन्होंने बताया कि इस टास्क फोर्स के लिए मुंबई और उपनगरों के 4000 डॉक्टरों से संपर्क किया गया है। साथ ही अगले सप्ताह रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लगभग 2000 डॉक्टरों से संपर्क किया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर गुजरात में कल 12,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 13,085 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 3,744 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 903 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 119 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 8,154 तक पहुंच गई है।
राज्य में इस वक्त 1,46,385 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 775 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,84,659 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,32,14,916 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आज से नवरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया है। ऐसा ही ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र भुज और गांधीनगर में भी आयोजित किए जा रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में गिरावट आई है। लद्दाख में स्वस्थ होने की दर 90% बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 3 महीने में कोविड टीकाकरण प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 2 करोड़ 60 लाख से अधिक टीकों की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार को 80 से 85 लाख वैक्सीन की हर महीने जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजधानी में इस समय करीब 1 लाख लोग रोजाना वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दिल्ली को अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। दिल्ली को अभी तक 40 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में वैक्सीन सेंटर खोलने के प्रयास कर रही है। आगामी सप्ताहों में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय और इसके अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपकरणों तथा संगठनों के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। ये अभियान विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मौजूदा कोविड स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों के परिवहन में प्रशासन की मदद के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इस उद्देश्य से देश के अंदर अब तक 400 उड़ानें भरी हैं। एक रिपोर्ट। वायुसेना ने 351 उड़ानों से कुल 4,904 टन क्षमता के 252 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए हैं। ये उड़ानें जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ़, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन से भरी गई थीं। वायुसेना ने 1,233 टन के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की। ये कंटेनर और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। इसके अलावा C-17 और IL-76 विमानों को इजरायल और सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर लाने का काम सौंपा गया। नौसेना ने भी INS तलवार, कोलकाता, ऐरावत, कोच्चि, तबार, त्रिकंद, जलाश्व और शार्दुल को मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स और अन्य उपकरण लाने के काम में लगाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि आने वाले दिनों में INS तरकश, शार्दुल और जलाश्व के माध्यम से दोहा, कुवैत और ब्रुनेई से ऑक्सीजन कंटेनर और अन्य चिकित्सा सामग्री लाने की योजना बनाई गई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय वायुसेना का एक विमान इजरायल से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर कल रात भारत पहुंचा। प्रत्येक जनरेटर 120 बिस्तरों वाले अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारत ने कहा है कि इससे देश की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ेगी और वो इस सहायता के लिए इजरायल का आभारी है। भारत ने रेमडेसिविर वैक्सीन की और 25,600 शीशियां उपहार स्वरूप देने के लिए अमरीकी कंपनी गिलाड साइंसेज का भी आभार व्यक्त किया है। भारत ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपहार के रूप में देने के लिए थाईलैंड की भी सराहना की है। थाईलैंड से ये सामग्री आज भारत पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने कल खान मार्केट इलाके में एक रेस्तरां में छापा मारकर 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की कालाबाजारी कर इन्हें अधिक मूल्य पर बेचा जाना था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है और इस सिलसिले में लिप्त अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता असम में नई सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर विचार के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी भाग ले रहे हैं। असम में हाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक विमान बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वे तीसरी बार ये कार्यभार संभालेंगे। नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र में उन्हें सर्वसम्मति से ध्वनिमत से चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस सत्र में भाग नहीं लिया क्योंकि पार्टी ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर कहा कि हिंसा की घटनाओं के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने सभी विधायकों से भी कहा कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सतर्कता बरतें। सोमवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। सरकार ने कहा है कि मौजूदा रबी मौसम में पिछले साल की तुलना में 49% से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अब तक 323 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल 216 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। लगभग 32,21,000 किसानों को इस खरीद से लाभ हुआ है। 63,924 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में गेहूं की खरीद के लिए किसानों को प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों में मौजूदा धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 727 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान भी खरीदा गया है, जबकि पिछले साल करीब 671 मीट्रिक टन खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ मौसम में लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को दिए गए। जापान में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में आपात स्थिति बढ़ा दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में किया गया है जब टोक्यो ओलंपिक में 3 महीने से भी कम समय बचा है। टोक्यो, ओसाका, ह्योगो और क्योटो में प्रतिबंध 11 मई को समाप्त हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें मई के अंत तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि आइची और फुकुओका में भी आपात स्थिति लगा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से ये संदेह बढ़ गया है कि ओलंपिक खेल तय योजना के अनुसार होंगे या नहीं। प्रतिबंधों के दौरान बार और रेस्तरां में अल्कोहल का सेवन नहीं किया जा सकेगा। सिनेमा और कराओके पार्लर बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को आशा है कि आपात स्थिति की लघु और सख्त अवधि से वायरस की चौथी लहर को काबू में किया जा सकेगा। देश के प्रमुख शहरों में नए संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। जापान में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होने हैं। पहले ये पिछले साल होने थे, लेकिन महामारी के कारण टाल दिए गए थे। कुश्ती में भारत की सीमा बिस्ला ने महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। वे कल बल्गेरिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर के फाइनल में पहुंची थीं। प्रत्येक भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाले पहलवानों को ओलंपिक कोटा हासिल होगा। विनेश फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक भी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना तय समय पर पूरी हो जाएगी। श्री पुरी ने ट्वीटर में कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर सुंदर लॉन के साथ ज्यादा सार्वजनिक जगह उपलब्ध होगी। राजपथ के आसपास पैदल चलने वालों के लिए रास्ता उपलब्ध होगा। क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ेगी और नौकायन के साथ पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री पुरी ने जनता से आग्रह किया कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में निर्माण कार्य के बारे में फर्जी फोटो पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये परियोजना पूरी होने तक क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी। पूरी योजना के लिए बहुत कम पेड़ों को ही प्रतिरोपित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। 10 मई से इस ऐप का उपयोग काउंसलिंग सत्र के लिए किया जा सकता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैश्विक सहायता का आवंटन और आपूर्ति तत्काल और प्रभावी ढंग से किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख रुपए से अधिक राशि नकद प्राप्त करने की अनुमति दी। कर्नाटक और तमिलनाडु ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 10 मई से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। बीते एक दिन में देश में 3,18,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस विधायक विमान बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में अब तक 49% से अधिक गेहूं की खरीद की है और भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।